जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने लिखा है आगे, सियार का मुकदमा। एक सियार ने एक बकरी को उसके खेत के बदले तालाब बेच दिया। दूसरे दिन सियार बोला, तालाब बेचा है, पानी नहीं पीने दूंगा। मुकदमा राजा के पास गया। फैसला हुआ, तालाब बकरी का है, उसमें जो पानी भरा है उसे तुरंत खाली करो। सियार सिट पिटा गया और अपनी बात वापस ले ली। तर्क की कसौटी पर विचारों की धूर्तता कट गई। एक सवार ऊंट पर सामान समेत बैठा था। उसे दया आई, 100 ऊंट का बोझ सिर पर रख लिया। एक जानकार ने कारण पूछ समझा और कहा, इससे ऊंट का बोझ कहाँ हल्का हुआ। अब की बार उसने नई सूझ का परिचय दिया। सिर की पगड़ी उतारकर ऊंट की पीठ पर रख दी और समझा, इस प्रकार शायद ऊंट की कुछ राहत मिले। समाज ऊंट है और व्यक्ति सवार बोझ हल्का करने के लिए अपना संतोष नहीं, विवेकपूर्ण समाज का हित सोचना चाहिए। इत्र की परख। पुरानी बात है, कश्मीर के महाराज के पास कन्नौज का एक प्रसिद्ध इत्र वाला गया। अच्छे से अच्छे इत्र उसके पास थे। वह दरबार में पेश किया गया। उसने इत्र की शीशी सामने रख दी। राजा ने सूंघने की शक्ति नहीं थी, इसका पता उस अत्तार को नहीं था। राजा ने शीशी खोली। दरबार सुगंध से महक उठा, पर राजा को कुछ भान नहीं। राजा ने थोड़ा इत्र हथेली पर लेकर आचमन की तरह पान करके देखा तो मुंह कड़वा हो गया। धूं धूं करते हुए शीशी फेंक दी। अत्तार को भगा दिया। बिना किसी तरह जाने समझे कि प्रयोग की जाने वाली वस्तु वास्तव में है क्या, वह इसका उपयोग किस प्रकार संभव है, कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। इस योग्यता के अभाव में सहसा निर्णय ले लेने वाले स्वयं तो लाभ नहीं उठा पाते, एक उपयोगी वस्तु को सबके लिए निरर्थक और ठहरा देते हैं। नेपोलियन की समझदारी। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने एक विरोधी को उच्च पद पर नियुक्त किया। अधिकारियों ने कहा कि यह व्यक्ति आपके बारे में अच्छे विचार नहीं रखता। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा, जिस पद के लिए मैंने उसे नियुक्त किया है उसके लिए वह पूर्णतः योग्य है। मेरे बारे में वह व्यक्ति ठीक विचार नहीं रखता। इस उत्तेजना में मैं राष्ट्र के लिए उपयोगी व्यक्ति की उपेक्षा करके राष्ट्र के साथ और स्वयं अपने व्यक्तित्व के साथ अन्याय कर बैठूंगा। बड़े लोगों का लक्षण। सूरज आकाश में होकर गुजर रहा था तो उसने सुना कि कुछ लोग इकट्ठा होकर उसे देवता न कहकर आग का गोला मात्र बता रहे हैं। इस पर सूरज को बड़ा बुरा जान पड़ा और उसने दूसरे दिन अपने रथ पर चढ़कर जाने से इनकार कर दिया। संसार में हलचल मच गई। प्रभात होने में देर होते देखकर सभी देवदानव चिंता में डूब गए। कारण जानने और बाधा को हटाने के लिए प्राची से कहा गया। प्राची ने सूरज की बहुत कुछ प्रशंसा और अभ्यर्थना की और सदा की भांति रथ पर चढ़कर जाने के लिए मनाया। सूरज बोला, जिन लोगों का अनादिकाल से मैं इतना उपकार कर रहा हूँ वे मुझे आग का गोला कहें तो ऐसे कृतघ्नों का अब मैं मुंह भी न देखूंगा। अब मैं यात्रा पर जाना ही नहीं चाहता। प्राची ने उसे समझाया, लोक दृष्टि से तो बालकों द्वारा फेंके गए पत्थरों के समान हैं। विचारशील समुद्र की तरह गंभीर होते हैं। फेंके हुए पत्थर उसके गर्भ में विलीन हो जाते हैं, पर अहंकारी कच्चे घड़े के समान होता है जो छोटे से आघात को भी सहन नहीं कर सकता और जरा सी
चोट से टूट का छितरा जाता है। आपको क्षुद्र कच्चे घड़े की तरह नहीं वरन गंभीर समुद्र की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। सूरज विचारों में डूब गया और उसे यात्रा के लिए रथ पर सवार होकर जाना ही उचित जान पड़ा। कौंडिन्य ने कहा, हे महाभाग, देखा गया है कि अपना हानि लाभ पहचानने वाले समझदार व्यक्ति भी दूरगामी हितों को नहीं पहचान पाते, भ्रम में गलत निर्णय ले बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसी भूलों से विवेकवान का बचाव कैसे होता है? आशुलायन बोले, विवेक का तात्पर्य दूरदर्शिता भी है। वह मात्र समझदारी तक ही सीमित नहीं है। विवेकवान दूरगामी परिणामों को भी देखते हैं और आरंभ में तनिक सी हानि उठाकर भविष्य में यदि अधिक लाभ की संभावना हो तो उसका भी समर्थन करते हैं। कई काम तत्काल तो लाभदायक प्रतीत होते हैं, किंतु अंत में दुख होते हैं। कुछ आरंभ में तो कष्टकर लगते हैं, किंतु उनका परिणाम अंततः सुखद होता है। ऐसे प्रसंगों में दूरदर्शी तो भ्रमग्रस्त होते हैं और तत्काल लाभ के लिए भविष्य में बड़ी हानि उठाते हैं, साथ ही अभ्युदय को भी प्राप्त नहीं हो पाते। अर्थ समझदारी की परिभाषा यहाँ यही परिप्रेक्ष्य में समझना अनिवार्य है। तथा कथित समझ के धनी बुद्धिमान तो समाज में अनेक व्यक्ति देखे जाते हैं, किंतु विवेकशीलता की पूरक दूरदर्शिता का उनमें नितांत अभाव होता है। बहुसंख्य व्यक्ति इसी में आते हैं। मनुष्य जीवन जितनी कठिनाई से मिलता है उतना ही दुष्कर है। अपने दूरगामी हितों को भली भांति पहचान कर अपने क्रियाकलापों को तदनुसार नियोजित करना, चाशनी में लिपटकर प्राण गंवाने वाली मक्खी की तरह तत्कालिक आकर्षक तो मायाजाल से भरे इस संसार में पग पग पर विद्यमान है। उनसे स्वयं को बचाना एक बहुत बड़ा पराक्रम पुरुषार्थ है। मनुष्य को वह समझ जिसे विवेक नाम दिया गया है, ये भली भांति संपन्न बनाकर सृजता ने उसे अपना मुकुट मणि बनाकर इस धरती पर भेजा है। अन्य जीवों को यह विशेषता प्राप्त नहीं, फिर यह क्यों होता है? उसकी इस दुर्लभ निधि समझ पर भी समय समय पर पर्दा पड़ता रहता है एवं प्रगति के स्थान पर अवनीति की ओर पतन के गर्त में लुढ़कने लगता है। प्रस्तुत प्रसंग में इसी जिज्ञासा को उठायाव सत्राध्यक्ष और उसके समाधान का प्रयास किया गया है। वस्तुतः विवेक को सामान्य समझदारी तक ही सीमित नहीं माना गया है। समझ तो सभी प्राणियों में होती है। भक्ष्य अभक्ष्य सभी पहचानते हैं। अपने पराये बच्चों की भी पहचान भी सभी कर लेते हैं। किससे उसको हानि हो सकती है यह भी सभी जीव समझते हैं। पर विवेक तो दूरगामी परिणामों पर विचार करके तदनुसार निर्धारण को कहते हैं। मनुष्य ने प्रगति विवेक के आधार पर की है। साधना, अनुशासन, व्यवस्था, तंत्र मंत्र सब विवेक के आधार पर ही विकसित हुए हैं। तत्काल के आकर्षणों को छोड़कर अस्थायी लाभ इसी आधार पर मिल जाते हैं।